नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी जीके की डीप क्लासेस है, जिसमें हम मध्यकालीन भारत को यहाँ पे कवर कर रहे थे। अब तक हमने इस सीरीज में दिल्ली सल्तनत को पूरा कवर कर लिया है। सबसे पहले हमने दिल्ली सल्तनत के जो स्रोत थे उनके बारे में बात करी, विदेशी आक्रमणों के बारे में बात करी, दिल्ली सल्तनत के पूरे राजवंशों के बारे में हमने डिटेल में देखा, उनके प्रशासन के बारे में देखा और लास्ट वीडियो में एमसीक्यू के माध्यम से पूरे दिल्ली सल्तनत का रिवीजन हम कर चुके। आज के वीडियो में हम मध्यकालीन स्वतंत्र जो राज्य हुए उनको यहां पर देखेंगे। ये भी आपका जीके का एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से आपके काफी क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन बनता है जौनपुर का संस्थापक कौन था, गुजरात के अंदर जजिया कर सबसे पहले किसने लगाया, महमूद बेगड़ा कहां का शासक था, कश्मीर का अकबर किसको कहते हैं, कश्मीर का अलाउद्दीन खिलजी किसको कहते हैं, कश्मीर में प्रथम मुस्लिम वंश किसने स्थापित किया, अहमदाबाद का संस्थापक कौन था, भारत का सिराज किसको कहते हैं। ये सभी क्वेश्चन आपके इन्हीं स्वतंत्र राज्यों से पूछे जाते हैं। तो आज के वीडियो में हम इन्हीं स्वतंत्र राज्यों को यहां पर कवर करेंगे। अगर आपने अभी तक इस सीरीज की पहले की क्लासेस को नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, सल्तनत काल में कई सारे राज्य स्वतंत्र हुए थे। दिल्ली सल्तनत का जब विघटन होना शुरू हुआ तो टाइम टाइम पर कई सारे राज्य आजाद होते चले गए। इनको दो प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है, एक उत्तर भारत के स्वतंत्र राज्य और एक दक्षिण भारत के स्वतंत्र राज्य। आज के इस वीडियो में हम उत्तर भारत के स्वतंत्र राज्यों के बारे में बात करेंगे, जिसमें जौनपुर, बंगाल, कश्मीर, मालवा, मेवाड़, मारवाड़, गुजरात, उड़ीसा, इनके इंपॉर्टेंट फैक्टों को, और फैक्ट ऐसे होंगे सभी किताबों का एक निचोड़ आपको यहां पर देखने को मिलेगा। चाहे आपकी दृष्टि वाली बुक हो, लूसेंट वाली बुक हो, किरण वाली बुक हो, एनसीईआरटी सार संग्रह हो, या इसके अलावा आपका अरिहंत की बुक हो। और नेक्स्ट वीडियो में हम दक्षिण भारत के प्रमुख स्वतंत्र राज्य जैसे आपका विजयनगर और बहमनी साम्राज्य, इनको कवर कर जाएंगे। ठीक है, तो उत्तर भारत के जो प्रमुख स्वतंत्र राज्य थे उनके नाम आप यहां पर देख सकते हैं। अब एक एक करके इनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जौनपुर की। देखिए, जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने करी थी। ठीक है, किसकी स्मृति में करी थी? तो इसका जो चचेरा भाई था जौना खान, इसकी स्मृति में इसने जौनपुर की स्थापना करी थी। जौना खान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक का ही नाम था। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक यानी जौना खान की स्मृति में जौनपुर का संस्थापक फिरोज शाह तुगलक था। इसने 1359 में जौनपुर नगर बसाया था। इसको आपने याद करना है। ठीक है, दिल्ली सल्तनत की पूर्वी प्रांत की राजधानी था जौनपुर। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर की स्थापना करी और इसे अपनी सल्तनत की पूर्वी प्रांत का राजधानी यहां पर बनाया था। जौनपुर में स्वतंत्र सत्ता का संस्थापक मलिक सरवर था। अब यहां से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने शुरू हो जाएंगे। संस्थापक पता चल गया, किसके नाम पर बसाया वो पता चल गया, क्या इसको बनाया, पूर्वी प्रांत की राजधानी बनाया वो पता चल गया, कब बसाया वो पता चल गया। अब यहां पर जौनपुर आजाद होगा। जौनपुर में स्वतंत्र सत्ता का संस्थापक मलिक सरवर था। इस मलिक सरवर ने मलिक उस सर्क की उपाधि यहां पर धारण करी थी, जिसका मतलब होता है पूर्व का स्वामी। और डायरेक्ट पेपर के अंदर आपसे क्वेश्चन बनता है, इनमें से किस शासक को पूर्व का स्वामी कहा जाता है? आप बताएंगे मलिक सरवर को, जो जौनपुर में स्वतंत्र राज्य की स्थापना करता है। ठीक है, इसी ने मलिक उस सर्क की उपाधि धारण करी थी। मलिक सरवर को यह उपाधि फिरोज तुगलक के पुत्र महमूद ने दी थी 1394 में। यह पॉइंट काफी कम पूछा गया है पेपर में, लेकिन आपको फिर भी याद करना है। ठीक है, ज्यादातर आपको यह पूछा जाता है पूर्व का स्वामी किसे कहते हैं। इसने जौनपुर में सरकी राजवंश की स्थापना करी, यानी मलिक सरवर के द्वारा जो वंश यहां पर स्थापित किया गया जौनपुर में वो था सरकी वंश। क्वेश्चन बनता है, जौनपुर में सरकी वंश का संस्थापक कौन था, या फिर मलिक सरवर के द्वारा जौनपुर में कौन सा वंश स्थापित किया गया? तो सरकी वंश आपने याद करना है। ठीक है, क्वेश्चन के पैटर्न भी मैं आपको बताते हुए चलता हूं कि कौन क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है और कौन कौन से क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। तो ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। शर्की राजवंश में टोटल 6 शासक हुए थे, क्योंकि जौनपुर एक महत्वपूर्ण नगर है, भारत का सिराज इसको बोला जाता है, इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट है, ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। शर्की राजवंश यहां पर स्थापित हुआ, मलिक सरवर ने इसको स्थापित किया। इस वंश में 6 राजा यहां पर हुए। संस्थापक था मलिक सरवर।
उसके बाद आया मुबारक शाह, उसके बाद आया इब्राहिम शाह, और इस वंश का सबसे प्रमुख राजा था इब्राहिम शाह। इसके बाद आया महमूद शाह, फिर मोहम्मद शाह, फिर हुसैन शाह जो कि अंतिम शासक था। तो क्वेश्चन बन सकता है जौनपुर का शर्की वंश का अंतिम शासक हुसैन शाह, सबसे प्रतापी शासक इब्राहिम शाह, संस्थापक बताइए मलिक सरवर। ठीक है, ध्यान से आपको वीडियो को देखना है, सारी चीजों को मैं कोशिश करता हूं लिंक करते हुए पढ़ाने की, ताकि आपको सारी चीजें यहीं पर याद हो जाएंगी। बस आपको चीजों को ध्यान से समझना है, ध्यान से इसको देखना है, ताकि आपको बाद में इनको रटने की आवश्यकता ना पड़े। प्रथम सरकी शासक जिसने सुल्तान की उपाधि धारण करी थी। अब देखिए, सरकी वंश का संस्थापक कौन है? मलिक सरवर है, लेकिन मलिक सरवर सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करता है। ठीक है, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था मुबारक शाह। इसको याद करना है, जौनपुर का पहला राजा जिसने सुल्तान की उपाधि धारण करी। ठीक है, सरकी वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो इस सरकी वंश का सबसे महान राजा इब्राहिम शाह था। इब्राहिम शाह ने 1402 से लेकर 1436 तक शासन किया। इसी के द्वारा जौनपुर में अटाला देवी मस्जिद का निर्माण यहां पर किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अटाला देवी मस्जिद कहां है? जौनपुर में है। और किसने इसका निर्माण करवाया? शर्की वंश का जो सबसे महान राजा माना जाता है इब्राहिम शाह ने। ठीक है, अटाला देवी मस्जिद का निर्माण कन्नौज के राजा विजय चंद्र के द्वारा निर्मित अटाला देवी मंदिर को तोड़कर किया गया था। तो यहां पर बेसिकली एक मंदिर था, अटाला देवी मंदिर। उस मंदिर के स्थान पर मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? इब्राहिम शाह ने करवाया। अटाला देवी मस्जिद इसको बोला गया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, क्योंकि मध्यकालीन में दिल्ली सल्तनत में स्थापत्य कला को लेकर आपसे लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। झंझरी मस्जिद का निर्माण भी इसी के द्वारा करवाया गया। तो जौनपुर में एक और मस्जिद है झंझरी मस्जिद, इसका निर्माण भी इब्राहिम शाह ने करवाया। इसी के काल में जौनपुर को भारत का सिराज या पूर्व का सिराज भी कहा गया। तो दो क्वेश्चन बनते हैं, भारत का सिराज किसको बोला जाता है, पूर्व का सिराज किसको बोला जाता है? यह बोला जाता है जौनपुर को। और किसके काल के लिए बोला गया? इसी इब्राहिम शाह के काल को। देखिए, जो शर्की शासक होते थे, जिस वंश का ये शासक था, इस वंश के शासकों ने ज्ञान और संस्कृति को काफी संरक्षण दिया था। देश भर में उस समय जितने भी विद्वान होते थे, संत होते थे, लेखक होते थे, वो सब आकर जौनपुर में बस गए थे। तो काफी ज्यादा यहां पर सांस्कृतिक विकास हुआ, उसी की वजह से इसको भारत का सिराज बोला गया। और सबसे ज्यादा यह विकास इब्राहिम शाह के काल में हुआ, इसको याद करना है। ठीक है, तो भारत का सिराज जौनपुर को कहा जाने लगा और इब्राहिम शाह को सिराज ए हिंद भी कहा जाने लगा। सरकी सुल्तानों के काल में जौनपुर में सांस्कृतिक विकास के कारण इसे भारत का सिराज कहा जाता था। जो पॉइंट अभी हमने यहां पर देखा, सबसे ज्यादा किसके काल में विकास हुआ? इब्राहिम शाह। ठीक है, पद्मावत का रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी भी जौनपुर में रहते थे, यह भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो ये इब्राहिम शाह था। इब्राहिम शाह के बारे में हमने सारे क्वेश्चनों को देखा। सरकी वंश का सबसे महान राजा, अटाला देवी मस्जिद, झंझरी मस्जिद, भारत का सिराज, सारा इससे रिलेटेड है, आपको याद करना है। इस वंश का अंतिम राजा था हुसैन शाह। इस हुसैन शाह ने जौनपुर में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया 1470 में। ठीक है, तो अटाला देवी मस्जिद और झंझरी मस्जिद कौन करेगा? इब्राहिम शाह। जो आपकी जामा मस्जिद है जौनपुर की, इसका निर्माण हुसैन शाह के द्वारा 1470 में करवाया गया था। लाल दरवाजा मस्जिद एक और इंपॉर्टेंट मस्जिद है यहां पर, लाल दरवाजा मस्जिद, और इसका निर्माण इस वंश का जो पांचवां राजा था मोहम्मद शाह, हुसैन शाह से पहले जो राजा था, उसने करवाया। तो कुछ इंपॉर्टेंट निर्माण कला है जो आपको याद करना है। हुसैन शाह को बहलोल लोदी ने पराजित किया और जौनपुर का विलय दिल्ली सल्तनत में कर दिया। तो स्वतंत्र किया था मलिक सरवर ने, खत्म हो गया हुसैन शाह के काल में। क्वेश्चन बनता है, जौनपुर का विलय दिल्ली सल्तनत में किसने करवाया? आप बताएंगे बहलोल लोदी ने करवाया। ठीक है, तो ये जौनपुर था। जौनपुर से आपके जो क्वेश्चन थे सब हमने यहां पर कवर किए। अब बात करेंगे दूसरे स्वतंत्र राज्य बंगाल के बारे में। बंगाल से भी आपके काफी सारे क्वेश्चन यहां पर बन जाते हैं। देखिए, बंगाल को दिल्ली सल्तनत में किसने मिलाया था? पहला क्वेश्चन तो आपसे यह बनता है। बंगाल को दिल्ली सल्तनत में बख्तियार खिलजी के द्वारा मिलाया गया था। बख्तियार खिलजी मोहम्मद गौरी का गुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक का सेना नायक था। क्वेश्चन आता है, किसने मिलाया बंगाल को दिल्ली सल्तनत में? बख्तियार खिलजी ने मिलाया था। बलबन के समय में 1279 में
तुगरिल खान ने यहां पर विद्रोह किया, जिस विद्रोह का दमन बलबन ने खुद किया और इसके बाद अपने बेटे बुगरा खान को यहां का शासक बना दिया। पहले पूरे घटनाक्रम को समझते हुए चलें, फिर हम इंपॉर्टेंट राजाओं के बारे में, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो बलबन के काल में बंगाल में किसने विद्रोह किया? तुगरिल खान ने। और इस विद्रोह के बाद यहां का राजा बुगरा खान को बनाया गया। जब बलबन की मृत्यु हो जाती है, बलबन की मृत्यु के बाद इस बुगरा खान ने खुद को स्वतंत्र शासक बंगाल का घोषित कर दिया था। तो बंगाल में स्वतंत्र शासक अपने आप को किसने घोषित किया? बुगरा खान ने, जो कि बलबन का बेटा था। 1324 में गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल अभियान किया था, जैसा हमने तुगलक वंश में बात करी थी, और बंगाल अभियान से ही ये वापस लौट रहा था और रास्ते में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो गयासुद्दीन तुगलक ने 1324 में बंगाल को जीता। यहां पर जो गयासुद्दीन बहादुर शासन कर रहा था उसको इसने पराजित किया और नसरुद्दीन को वहां अपना सूबेदार नियुक्त कर दिया, और इस सूबेदार को इसने सुल्तान की उपाधि धारण करने और सिक्के जारी करने का अधिकार भी प्रदान कर दिया। यह छोटा सा घटनाक्रम जो आपसे पूछा जाता है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है बंगाल की राजधानी को लेकर के। देखिए, बंगाल की जो राजधानी थी वो थी लखनौती, और इस लखनौती को विद्रोहों का नगर बोला जाता था। सीधा क्वेश्चन आएगा, बंगाल की राजधानी क्या थी? लखनौती थी उस समय, और इस लखनौती को विद्रोहों का नगर कहते थे। क्यों कहते थे? सल्तनत काल में उत्तर भारत के प्रांतों में सबसे ज्यादा विद्रोह बंगाल में ही हुए थे, बंगाल की राजधानी लखनौती में ही हुए थे। इस विद्रोह की समस्या को दूर करने के लिए, इसका हल करने के लिए गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल को 3 भागों में विभाजित कर दिया था। एक था लखनौती, जो उत्तरी बंगाल कहा गया, दूसरा सोनारगांव पूर्वी बंगाल, तीसरा सतगांव दक्षिणी बंगाल। तो विद्रोहों से बचने के लिए बंगाल का विभाजन किसने किया? गयासुद्दीन तुगलक ने इन 3 भागों में कर दिया। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में बंगाल दिल्ली सल्तनत से पूरी तरीके से आजाद हो गया। अब गयासुद्दीन तुगलक ने जीता, लेकिन एमबीटी के काल में बंगाल पूरी तरीके से आजाद हो गया दिल्ली सल्तनत से। ठीक है। दिल्ली से आजाद होने वाला यह पहला प्रांत था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि दिल्ली सल्तनत से कई सारे प्रांत अलग हुए, कई सारे स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई। तो दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र होने वाला पहला प्रांत कौन था? वो भी बंगाल था। ठीक है। स्वतंत्र बंगाल राज्य का संस्थापक अली मुबारक था। किसने स्वतंत्र बंगाल की स्थापना करी? अली मुबारक ने। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में इसने लखनौती के अंदर, जो कि बंगाल की राजधानी थी, लखनौती में स्वतंत्र राज्य की स्थापना करी और अपनी राजधानी लखनौती से हटाकर पांडुआ ये ले गया। कौन? अली मुबारक। यह अली मुबारक अलाउद्दीन अली शाह के नाम से गद्दी पर बैठा। तो कई बार आपको स्वतंत्र बंगाल का संस्थापक या तो अली मुबारक देगा या अलाउद्दीन अली शाह देगा, दोनों का नाम ध्यान रखेंगे। ठीक है। तो स्वतंत्र बंगाल का संस्थापक आपने याद करना है। ठीक है। जो इनकी राजधानी थी पांडुआ, यहां पर एक मस्जिद का निर्माण करवाया गया, अदीना मस्जिद, और इसका निर्माण सिकंदर शाह के द्वारा करवाया गया 1364 में। इस पॉइंट को भी आपने याद करना है। इसके बाद बंगाल में एक नए वंश की स्थापना होती है। अलाउद्दीन हुसैन के द्वारा हुसैनी वंश यहां पर स्थापित किया जाता है। इसने राजधानी पांडुआ से हटाकर गौड़ को बनाया। तो बंगाल की राजधानी पहले लखनौती, उसके बाद पांडुआ, और फिर बन गई गौड़। ठीक है। जो चैतन्य महाप्रभु थे वो इसी अलाउद्दीन हुसैन के समकालीन थे, और इसके द्वारा, अलाउद्दीन हुसैन के द्वारा, एक सूफी आंदोलन चलाया गया सत्यपीर नाम का। तो सत्यपीर नामक सूफी आंदोलन किसने चलाया था? अलाउद्दीन हुसैन शाह ने चलाया था। इसको भी ध्यान रखना है। ठीक है। जब बाबर ने भारत पर आक्रमण किया उस समय बंगाल का शासक नुसरत शाह था। तो बाबर के भारत पे आक्रमण के समय बंगाल का शासक नुसरत शाह था। बाबर ने इस नुसरत शाह को 1529 में घाघरा के युद्ध में पराजित किया था। देखिए, जो घाघरा का युद्ध हुआ था ये बाबर और बंगाल बिहार की जो संयुक्त अफगान सेना थी इनके बीच में हुआ था, जिसमें बंगाल की तरफ से नुसरत शाह ने भाग लिया। तो इसको भी पराजित किया था बाबर ने, और जब बाबर भारत पर आक्रमण करता है तब भी यह बंगाल का शासक था। इसी नुसरत शाह ने गौड़ में, जो कि राजधानी है अभी बंगाल की, बड़ा सोना मस्जिद और कदम रसूल नामक 2 मस्जिद का निर्माण यहां पर करवाया था। ठीक है। तो काफी छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सभी बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहां पर लिए हैं, सिलेक्टेड पॉइंट्स लिए हैं, टू द पॉइंट्स लिए हैं। आपको इनको याद करते हुए चलना है। ठीक है। बंगाल की राजधानी गौड़ में बड़ा सोना मस्जिद और कदम रसूल नामक मस्जिद किसने बनवाई? इसी नुसरत शाह ने, जो बाबर के समय बंगाल का शासक था। ठीक है।
फिरोज शाह तुगलक ने बंगाल पर 2 असफल आक्रमण किए थे जब बंगाल स्वतंत्र हो गया मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठा। फिरोज शाह तुगलक ने काफी प्रयास किया बंगाल को वापस जीतने का, 2 बार आक्रमण किया, दोनों बार यह असफल रहा। ठीक है, बंगाल का शासक जो अपनी न्यायप्रियता के लिए फेमस था, तो कौन सा राजा था बंगाल का जो अपनी न्यायप्रियता के लिए फेमस था? गयासुद्दीन आजम शाह। इसका नाम भी आपको याद करना है। 1389 से लेकर 1409 तक यह बंगाल का शासक रहता है। 1576 में अकबर ने बंगाल को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। बहलोल लोदी ने जौनपुर को मिलाया, अकबर ने बंगाल को मिला लिया था 1576 में। ठीक है, 1340 में स्वतंत्र बंगाल की स्थापना होती है, अली मुबारक करता है, और 1576 में इसे अकबर मुगल साम्राज्य में मिला लेता है। इसको भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है बंगाल को लेकर के। संस्कृत रामायण का बांग्ला में अनुवाद कृतिवास के द्वारा किया गया। तो संस्कृत रामायण का बांग्ला में अनुवाद किसने किया? कृतिवास नामक विद्वान ने किया। इन्होंने बांग्ला रामायण की रचना करी, यानी कि जो इनकी रचना थी, जो इन्होंने अनुवाद किया, इसी को बांग्ला रामायण बोला गया और इसी बांग्ला रामायण को बंगाल की बाइबल बोला जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन बनेगा बंगाल की बाइबल बांग्ला रामायण के रचयिता कौन है? आप बताएंगे कृतिवास है। ठीक है, या रामायण का बांग्ला में अनुवाद किसने किया? आप बताएंगे कृतिवास ने किया। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, लेकिन यही क्वेश्चन आपसे एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। अब बात करेंगे तीसरे स्वतंत्र राज्य गुजरात के बारे में। गुजरात को लेकर सभी स्वतंत्र राज्यों में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। गुजरात की अगर हम स्टोरी की बात करें तो पहले घटनाक्रम को देखें, उसके बाद महत्वपूर्ण शासक और उनकी घटनाओं के बारे में देखेंगे। 1297 में अलाउद्दीन खिलजी ने इसे दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। जो गुजरात शासक था या गुजरात राज्य था, इसे दिल्ली में किसने मिलाया था? शुरुआत में अलाउद्दीन खिलजी ने। इसके बाद लगातार यहां पर दिल्ली सल्तनत में जो भी शासक होता वो अपने सूबेदार यहां पर नियुक्त करता जाता था। ऐसा ही एक सूबेदार था जफर खान। 1401 में जफर खान ने दिल्ली सल्तनत की अधीनता को त्याग दिया और इसी जफर खान ने अपने बेटे तातर खान को नसरुद्दीन मोहम्मद शाह की उपाधि देकर गद्दी पर बैठा दिया, गुजरात का सुल्तान बना दिया। तो दिल्ली की अधीनता को अस्वीकार कर दिया किसने? जफर खान ने, और अपने बेटे तातर खान को इस नाम से गद्दी पर बैठा दिया। लेकिन कुछ समय के बाद 1407 में इसी जफर खान ने अपने ही बेटे की हत्या कर दी और फिर मुजफ्फर शाह के नाम से यह गद्दी पर बैठ गया। घटनाक्रम को समझें, बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर। इसके बाद क्या हुआ? जो ये जफर खान था जिसने अपने बेटे की हत्या करी थी, इसकी भी हत्या हो गई और इसकी हत्या के बाद इसका जो पोता था अल्प खान, वो अहमद शाह के नाम से गद्दी पर बैठा और यही अहमद शाह हमें सबसे ज्यादा प्रश्न लाकर देता है। तो हमने इसके पूरे बैकग्राउंड को यहां पर समझा। अब इसके बारे में बात करेंगे। अहमद शाह 1411 से लेकर 1442 तक यह गुजरात का शासक रहा। कहीं कहीं पर 1452 तक इसका काल दिया गया है। दोनों आपको याद करने हैं। इसे स्वतंत्र गुजरात राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वैसे संस्थापक कौन है? जफर खान है। पहला सुल्तान कौन है? नसरुद्दीन मोहम्मद है। लेकिन वास्तविक पूछेगा, वास्तविक संस्थापक अहमद शाह है। इसी अहमद शाह के द्वारा 1413 में अहमदाबाद की स्थापना करी गई। तो अहमदाबाद नगर किसने बसाया? इसी अहमद शाह ने बसाया। और इसी ने, आप जानते हैं गुजरात की राजधानी शुरुआत में कहां थी? गुजरात की राजधानी थी पाटन। इसी ने गुजरात की राजधानी पाटन से हटाकर अहमदाबाद को राजधानी बनाया। तो अहमदाबाद का संस्थापक कौन था? अहमदाबाद का संस्थापक अहमद शाह था। ठीक है, और इसी ने गुजरात की राजधानी पाटन से हटाई और अहमदाबाद को बनाया। गुजरात में पहली बार जजिया कर लगाने वाला शासक भी अहमद शाह था। इसीलिए हमने पहले इसके बैकग्राउंड को समझा कि यह राजा अचानक आया कहां से। जजिया कर गुजरात में पहले नहीं लगता था। सबसे पहले गुजरात में जजिया कर लगाने वाला शासक अहमद शाह था। ठीक है, इसी के समय में बदरुद्दीन दमामिनी नाम का एक मिस्र का विद्वान गुजरात की यात्रा पर आया था और इसी मिस्र के विद्वान ने इस अहमद शाह को सुल्तानों में विद्वान, विद्वानों का सुल्तान कहा। तो ये उपाधि भी पेपर में आती है। सुल्तान में विद्वान किसको कहा गया? विद्वानों का सुल्तान किसको कहा गया? अहमद शाह, जो कि अहमदाबाद नगर का संस्थापक था। अहमदाबाद में जामा मस्जिद का निर्माण भी इसी अहमद शाह के द्वारा कराया गया। तो अहमदाबाद नगर की स्थापना करी, राजधानी परिवर्तित करी। जो मिस्र का विद्वान था उसने इसे सुल्तानों का विद्वान बोला।
और अहमदाबाद में जो जामा मस्जिद है उसका निर्माण भी इसी के द्वारा करवाया गया। अब चलेंगे गुजरात के एक दूसरे फेमस राजा महमूद बेगड़ा की तरफ। महमूद बेगड़ा गुजरात का सबसे फेमस राजा था। महमूद बेगड़ा का वास्तविक नाम है अबुल फतह महमूद। एक पेपर में क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि इनमें से कौन महमूद बेगड़ा के नाम से इतिहास में फेमस है, तो महमूद बेगड़ा के नाम से प्रसिद्ध है अब्दुल फतह महमूद। ये गुजरात का शासक था, गुजरात का सबसे फेमस राजा था। गिरनार और चंपानेर के दुर्ग जीतने के कारण महमूद को बेगड़ा की उपाधि प्राप्त थी। ठीक है, तो गिरनार किले और चंपानेर किले को किसने जीता? महमूद बेगड़ा ने जीता। चंपानेर के निकट इसने बाग ए फिरदौस की स्थापना भी करी थी। तो चंपानेर किले के नजदीक में बाग ए फिरदौस किसने बसाया? महमूद बेगड़ा ने बसाया। महमूद बेगड़ा सिकंदर लोदी का समकालीन था और उसका एक अच्छा दोस्त था। क्वेश्चन बनता है, पहली बार दिल्ली सल्तनत की ओर से गुजरात को गिफ्ट या उपहार किसके काल में भेजा गया? तो इसी के काल में भेजा गया पहली बार। ठीक है, इसी के काल में लुडोविक दी बर्थेमा एक और विदेशी यात्री है, इटालियन यात्री था, इसने गुजरात की यात्रा करी। तो इटली का यात्री लुडोविक डी बर्थेमा किसके काल में गुजरात आया? महमूद बेगड़ा के काल में। और इसने महमूद बेगड़ा के बारे में कहा कि महमूद बेगड़ा पेटू के नाम से फेमस है, यानी काफी खाने वाला ये इंसान है। इसके रसोई घर में 500 से अधिक रसोइये थे। तो ये किसने कहा है महमूद बेगड़ा के बारे में? ये कहा है इटली के यात्री बर्थेमा ने। किसके काल में आया? बेगड़ा के काल में आया, और इसने महमूद बेगड़ा को पेटू कहा है यहां पर। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, हालांकि अभी तक बना नहीं है, लेकिन आपको याद करना है। एक और विदेशी यात्री है बारबोसा, जो कि पुर्तगाल से आया था। इसने महमूद बेगड़ा को विश्व पुरुष कहा है। बारबोसा के अनुसार महमूद बेगड़ा बचपन से एक खास किस्म का जहर पीता हुआ आया था, और इतना जहर इसने पी लिया था कि कोई भी मक्खी इसके हाथों पर भी बैठती थी वो तुरंत मर जाती थी। तो विश्व पुरुष किसको बोला गया है? महमूद बेगड़ा को ही बोला गया है। और किसने बोला है? बारबोसा ने बोला है। ये कुछ नए तथ्य हैं, इनको भी आपको याद करते हुए चलना है। इसी महमूद बेगड़ा का दरबारी कवि था उदयराज, जिसने महमूद चरित्र नामक कविता की रचना यहां पर करी है। ठीक है, इसके बाद गुजरात का एक और महत्वपूर्ण राजा था सुल्तान बहादुर शाह। सुल्तान बहादुर शाह को लेकर के एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि इनमें से किसको गद्दी से हटाने के बाद गुजरात में विद्रोह हुआ था? तो वो था सुल्तान बहादुर शाह। पुर्तगालियों ने इसके धोखे से हत्या कर दी थी, इसको गद्दी से हटाकर उसके बाद इसकी हत्या कर दी। उसके बाद गुजरात में विद्रोह हुआ। ठीक है, इसने मालवा के शासक सुल्तान महमूद द्वितीय खिलजी को पराजित किया और मालवा का विजय गुजरात में किया। अभी हम मालवा के बारे में भी बात करेंगे, वहां पर भी इस पॉइंट को देखेंगे। तो मालवा में जो खिलजी शासक था महमूद द्वितीय, इसको पराजित किया। मालवा का विजय गुजरात में किसने किया? बहादुर शाह ने। इसे हुमायूं ने बुरी तरह पराजित किया था, लेकिन गुजरात का विलय मुगल साम्राज्य में हुमायूं नहीं कर पाया। अकबर ने गुजरात का विलय मुगल साम्राज्य में किया था। ठीक है, गुजरात को किसने मिलाया? अकबर ने मिलाया। बंगाल को किसने मिलाया? बंगाल को भी अकबर ने अपने शासनकाल में मुगल साम्राज्य में मिलाया था। ठीक है, जौनपुर को बहलोल लोदी ने मिलाया था दिल्ली सल्तनत में। बहादुर शाह को पुर्तगालियों ने बातचीत के दौरान जहाज में धोखे से मार दिया था, और इसी के बाद जनता ने यहां पर विद्रोह कर दिया था। तो किस शासक के बाद किया? बहादुर शाह के बाद। इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन है देखिए। मालवा का विलय गुजरात में किसने किया? गुजरात का विलय मुगल साम्राज्य में किसने किया? पुर्तगालियों के द्वारा गुजरात के किस शासक की हत्या की गई? बहादुर शाह। ठीक है, इन पॉइंट्स को आपने याद करना है। ये हमने गुजरात के बारे में बात करी। अब बात करेंगे चौथे राज्य मालवा के बारे में। देखिए, मध्यकाल से पहले मालवा में परमार वंश का शासन था। 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने इसे दिल्ली सल्तनत में मिला दिया था, और उसके बाद फिर वही चला जो गुजरात में चलता था। लगातार यहां पर सूबेदार नियुक्त होते थे। उन्हीं में से एक सूबेदार दिलावर खान गोरी ने मालवा में स्वतंत्र राज्य स्थापित कर दिया 1401 में। ठीक है, तो मालवा को दिल्ली सल्तनत में शुरुआत में किसने मिलाया? अलाउद्दीन खिलजी ने 1305 में। 1401 में दिलावर खान ने इसको स्वतंत्र करवा दिया। दिलावर खान के बाद उसका बेटा था अल्प खान। ये अल्प खान होशंग शाह के नाम से गद्दी पर बैठा। मालवा का एक फेमस राजा है होशंग शाह। इसने अपनी राजधानी धार से हटाकर मांडू को स्थापित किया। यानी मालवा की राजधानी जो अभी तक धार नगरी में थी, उसे लेकर कहां चला गया? ये राजधानी इसने मांडू को बनाया।
इसने मांडू के किले का निर्माण करवाया। हिंडोला भवन जिसे दरबार हॉल कहा जाता है उसका निर्माण भी इसी होशंग शाह के द्वारा करवाया गया। सीधा क्वेश्चन आएगा, बताइए मालवा में मांडू के किले का निर्माण किसने करवाया? होशंग शाह ने करवाया। ये कौन था? दिलावर खान का पुत्र था। दिलावर खान कौन है? स्वतंत्र मालवा का संस्थापक। ठीक है। दिल्ली दरवाजा मांडू के किले में ही स्थित है। इसी मांडू के किले में दिल्ली दरवाजा स्थित है जिसका निर्माण भी इसी के द्वारा करवाया गया। मांडू में अनेक सुंदर स्मारकों के कारण इस नगर को अल्हाद प्रदायक नगर की संज्ञा दी गई है। तो किस नगर को अल्हाद प्रदायक नगर कहा जाता है? मांडू को कहते हैं इसके स्मारकों के कारण। मालवा गुजरात का प्रतिद्वंदी और पड़ोसी राज्य था। ठीक है। मालवा का लड़ाई किसके साथ चलती रहती थी? गुजरात के साथ। हमने ऊपर देखा था ना, बहादुर शाह ने मालवा का विलय करता है गुजरात में। ठीक है। अंततः गुजरात जीत जाता है, मालवा हार जाता है। इसके बाद इसका बेटा महमूद गौरी गद्दी पर बैठा, लेकिन 1436 में इस महमूद गौरी का जो वजीर था जिसका नाम था महमूद शाह खिलजी, इसने इसकी हत्या कर दी और मालवा में खिलजी वंश की स्थापना कर दी। तो मालवा में खिलजी वंश की स्थापना कब हुई? 1436 में हुई। और किसने करी? आप बताएंगे महमूद शाह खिलजी ने करी। और इसी महमूद शाह खिलजी को, जो हमने ऊपर देखा महमूद द्वितीय खिलजी, इसी को पराजित किया था बहादुर शाह ने और उसके बाद मालवा का विलय गुजरात में कर दिया था। तो 3 क्वेश्चन आपको यहां पर बनते हैं। मालवा पर खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? महमूद शाह खिलजी। गुजरात के शासक बहादुर शाह ने किसे पराजित किया? इसी महमूद शाह खिलजी को पराजित किया था विलय करने के लिए। इसको भी ध्यान रखेंगे। ठीक है। तो ये मालवा था जिसके बारे में हमने देखा। अगला स्वतंत्र राज्य है कश्मीर। 1286 में कश्मीर में सिंहदेव ने एक नए हिंदू राजवंश की स्थापना करी थी। ठीक है। किसने? सिंहदेव ने। इस सिंहदेव के बाद 1301 में इसी का भाई सुहादेव गद्दी पर बैठा और इसी सुहादेव को इस हिंदू राजवंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है। स्थापना कौन करता है? सिंहदेव करता है 1286 में, लेकिन वास्तविक संस्थापक सुहादेव को माना जाता है। क्वेश्चन बनेगा, मध्यकाल में कश्मीर के अंदर हिंदू राजवंश की स्थापना किसने करी थी? सुहादेव का नाम आप बताएंगे अगर ऑप्शन में सिंहदेव ना हुआ तो। ठीक है। मध्यकाल से पहले भी कश्मीर में हिंदू वंशों का ही शासन था, जिनके बारे में हमने इस सीरीज की दूसरी वीडियो में देखा था, जिसमें हमने कारकोट वंश के बारे में, उत्पल वंश के बारे में, लोहार वंश के बारे में बात करी थी। मध्यकाल में कश्मीर पर हिंदू राजवंश की स्थापना कौन करता है? ये सुहादेव करता है, वास्तविक संस्थापक। इसी सुहादेव के काल में कश्मीर पर मंगोल आक्रमण होता है 1320 में। इसको भी ध्यान रखना है। ठीक है। अब है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कश्मीर में प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना किसने करी थी? तो देखिए, शाह मिर्जा, जिसको शाह मीर भी बोला जाता है, 1339 में कश्मीर में पहले मुस्लिम वंश, जिसे शाहगीर वंश या शाहमीर वंश बोला जाता है, इसकी स्थापना ये करता है। ये कश्मीर का पहला मुस्लिम शासक भी था और इसके द्वारा जो ये वंश स्थापित किया गया, ये पहला मुस्लिम वंश भी था। कब स्थापित हुआ है? 1339 में। ठीक है। इसको आपने याद करना है। जो ये शाह मिर्जा था, जिसको शाह मीर भी बोला जाता है, यह आपके शमशुद्दीन शाह मीर के नाम से गद्दी पर बैठा। ठीक है। इस वंश का वास्तविक संस्थापक शहाबुद्दीन को माना जाता है। यानी कश्मीर पर पहले मुस्लिम राजवंश की स्थापना किसने करी? आप बताएंगे शाह मीर ने करी, यह शाह मिर्जा ने करी। यह शमशुद्दीन शाह मीर के नाम से गद्दी पर बैठा और शाहमीर वंश का संस्थापक था, लेकिन वास्तविक संस्थापक शहाबुद्दीन को माना जाता है। इसको लेकर आपने ये वाला पॉइंट भी याद करना है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट राजा हुआ कश्मीर का, सुल्तान सिकंदर, जिसको बोला गया। इसके काल में तैमूर का आक्रमण होता है भारत पे। जो तैमूर था, इसने भारत पर आक्रमण किया, हालांकि इसने कश्मीर पर आक्रमण नहीं किया था, लेकिन उस दौरान कश्मीर का राजा कौन था? वो था सुल्तान सिकंदर। ठीक है। इसने हिंदू मंदिरों और मूर्तियों को तोड़ा और इस वजह से इसे बुत शिकन बोला गया है। तो क्वेश्चन बनेगा, इनमें से कश्मीर के किस राजा को बुत शिकन बोला जाता है? आप बताएंगे सिकंदर को बोला जाता है। ठीक है। कश्मीर का सबसे महत्वपूर्ण जो राजा हुआ वो हुआ जैनुल आबिदीन। जैनुल आबिदीन 1420 में कश्मीर की गद्दी पर बैठा, कश्मीर का शासक हुआ। इसे कश्मीर का अकबर बोला जाता है। ये वाला क्वेश्चन आपने ढेर सारे पेपरों में देखा होगा कि इनमें से किस राजा को कश्मीर का अकबर कहते हैं? जैनुल आबिदीन को कहते हैं। ठीक है। यह धार्मिक रूप से सहिष्णु था। इसकी धार्मिक सहिष्णुता के कारण ही इसे कश्मीर का अकबर बोला जाता है। 2 क्वेश्चन बनते हैं, कश्मीर का अकबर किसको कहते हैं और क्यों कहते हैं?
तो इस पॉइंट को भी याद करना और इस पॉइंट को भी याद करना है। जैनुल आबिदीन ने मूल्य नियंत्रण व्यवस्था को भी लागू किया था कश्मीर में, इसलिए इसे कश्मीर का अलाउद्दीन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसने मूल्य नियंत्रण व्यवस्था को यहां पर लागू किया था। दो महत्वपूर्ण उपाधियां जो आपको जैनुल आबिदीन को लेकर याद करना है। जो ये स्वतंत्र राज्य हुए हैं, जो यहाँ के महत्वपूर्ण शासक हुए हैं, उनके आपके ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं कि बताओ कश्मीर का अकबर कौन है, कश्मीर का अलाउद्दीन कौन है, अहमदाबाद का संस्थापक कौन है, महमूद बेगड़ा कहां का राजा था, इस तरीके से। ठीक है। महाभारत का और रास तरंगणी का फारसी में अनुवाद करवाने वाला भी कौन था? जैनुल आबिदीन था। ठीक है। इसने गौ हत्या पर भी प्रतिबंध लगाया और जजिया कर पर भी इसने प्रतिबंध लगाया। तो जजिया पर, गौ हत्या पर बैन लगाने वाला भी कौन था? जैनुल आबिदीन। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसको लेकर याद करेंगे, इसने वुलर झील पर एक कृत्रिम द्वीप जैना लंका के नाम से बसाया था। तो वुलर झील के ऊपर एक आर्टिफिशियल आइलैंड किसने बसाया? जैनुल आबिदीन ने, और इस आइलैंड का नाम था जैना लंका। इसको भी याद करना है। ठीक है, जैना लंका। इसने शिकायतनामा ग्रंथ की रचना भी करी। जो जैनुल आबिदीन था, इसने शिकायतनामा ग्रंथ की रचना करी। इसका जो न्याय मंत्री था और दरबारी चिकित्सक था, इसका नाम था श्रीया भट्ट। ये भी काफी इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, इसको भी याद करेंगे। ठीक है। तो जैनुल आबिदीन को लेकर सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने यहां पर देखा। इसके बाद कश्मीर में कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे नहीं जाते। मिर्जा हैदर दुगलत ने कश्मीर पर विजय प्राप्त करी और हुमायूं का सूबेदार बनकर शासन किया। यानी हुमायूं के शासनकाल में जो मिर्जा हैदर दुगलत था, रिश्ते में ये हुमायूं का रिश्तेदार लगता था। ठीक है। तो इसने कश्मीर को जीता और फिर हुमायूं का सूबेदार बनकर ये यहां पे शासन करने लगा। कुछ समय के बाद कश्मीर में चाक वंश की स्थापना हो गई और अकबर ने इस चाक वंश को समाप्त कर दिया और कश्मीर पर भी अधिकार कर दिया। तो कश्मीर को भी मुगल साम्राज्य में किसने मिलाया? अकबर ने मिलाया। कहीं पर कश्मीर को मिलाने का जो वर्ष है वो 1586 है, कहीं पर 1588 है। आपको दोनों याद करना है। तो ये घटनाक्रम जो आपसे पूछा जाएगा। ठीक है। अब चलेंगे अगले स्वतंत्र राज्य की ओर, मेवाड़। मेवाड़ यानी आधुनिक उदयपुर जिसको बोला जाता है। मेवाड़ पर दो वंशों का शासन था। एक था गुहलोत वंश, जिसे गहलोत वंश भी कहते हैं, और एक था सिसोदिया वंश। दोनों वंशों के बारे में हम यहां पर बात करेंगे। पहले फिर से घटनाक्रम को देखते हैं। गहलोत वंश के अंतर्गत मेवाड़ एक प्राचीन राजवंश था। यानी मेवाड़ पर सबसे पहले किस वंश का शासन था? गहलोत वंश का शासन था। इनकी राजधानी उदयपुर के निकट नागदा में स्थित थी। बाद में इन्हीं की एक शाखा सिसोदिया राजवंश की यहां पर स्थापना होती है और ये अपनी राजधानी चित्तौड़ को बनाते हैं। तो मेवाड़ की राजधानी शुरुआत में उदयपुर के निकट नागदा थी और बाद में चित्तौड़ यहां की राजधानी बनी। ठीक है। गहलोत वंश का प्रसिद्ध शासक वप्पा रावल था। इसको भी याद करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। मध्यकाल से पहले ही मेवाड़ पर गहलोत वंश की स्थापना हो जाती है। बाद में अलाउद्दीन खिलजी जब मेवाड़ को जीत लेता है, चित्तौड़ को जीत लेता है, दोबारा से इसको स्वतंत्र करवाया जाता है और तब यहां पर सिसोदिया वंश की स्थापना होती है। तो गहलोत वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? वप्पा रावल था। गहलोत वंश का ही एक और इंपॉर्टेंट राजा था जिसका नाम था जयक्षेत्र सिंह। तो जयक्षेत्र सिंह भी मेवाड़ का राजा था, गहलोत वंश का राजा था। इसने राजस्थान में तुर्कों के प्रसार को रोका, तुर्कों के आक्रमण को विफल किया। किसने? जयक्षेत्र सिंह ने। इसी के काल में इल्तुतमिश ने नागदा को, जो कि उस समय इनकी राजधानी थी, उसको पूरी तरीके से नष्ट कर दिया था। नागदा के नष्ट होने के बाद जयक्षेत्र सिंह ने चित्तौड़ को मेवाड़ की राजधानी बनाया। तो राजधानी चेंज किसने करी? नागदा से उदयपुर के निकट से चित्तौड़ राजधानी कौन लेकर आया? जयक्षेत्र सिंह ने इसे राजधानी यहां पर बनाया। ठीक है। इसके बाद क्या हुआ? 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ के शासक राणा रतन सिंह को यहां पर पराजित किया और इसे दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। यहां पर यह आक्रमण करता है मेवाड़ पर अलाउद्दीन खिलजी और मेवाड़ को दिल्ली सल्तनत में मिला लेता है। जो मेवाड़ की राजधानी थी चित्तौड़, उस पर भी अधिकार कर लेता है। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने बेटे खिज्र खान को चित्तौड़ का राजा बनाया और चित्तौड़ का नाम खिजराबाद यहां पर रख दिया। ठीक है। जैसे ही खिलजी वंश का पतन हुआ, खिलजी वंश के पतन के बाद हमीर देव ने, जो कि गहलोत वंश के ही किसी शाखा के व्यक्ति थे, इन्होंने चित्तौड़ पर दोबारा से अधिकार कर दिया और चित्तौड़ पर सिसोदिया राजवंश की स्थापना कर दी।
अभी तक हम सिर्फ अलाउद्दीन खिलजी तक पढ़ते हैं कि इसने चित्तौड़ को जीता, अपने बेटे को राजा बनाया, चित्तौड़ का नाम खिजराबाद कर दिया। उसके बाद का भी याद करना है। उसके बाद जो राजा हमीर देव थे उन्होंने चित्तौड़ को स्वतंत्र करवाया और चित्तौड़ पर सिसोदिया वंश की स्थापना कर दी। इसके बाद चित्तौड़ में विजय स्तंभ का स्थापना राणा कुंभा के द्वारा करी गई। चित्तौड़ में विजय स्तंभ है, कीर्ति स्तंभ, और इसके संस्थापक थे राणा कुंभा, वो इसी वंश से संबंधित थे। ठीक है। राणा कुंभा ने गीत गोविंद पर रसिक प्रिया नामक टीका भी लिखा। तो गीत गोविंद किसकी रचना है? जयदेव की रचना है। इसके ऊपर रसिक प्रिया नामक टीका किसने लिखा है? राणा कुंभा ने लिखा है। और ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, ये वाला क्वेश्चन कितनी बार पेपर में आया है कि चित्तौड़ में, मेवाड़ में विजय स्तंभ की स्थापना किसने करी थी? राणा कुंभा ने करी थी। ठीक है। खानवा का युद्ध राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था 1527 में, जिसमें राणा सांगा पराजित हो जाते हैं। वो भी इसी वंश के व्यक्ति थे। ठीक है। राणा सांगा ने, इनका पूरा नाम था राणा संग्राम सिंह, इन्हीं को राणा सांगा बोला जाता है। इन्होंने खतौली के युद्ध में 1517-18 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित किया था, लेकिन 10 साल बाद बाबर से ये खानवा के युद्ध में पराजित हो जाते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ 1576 में, इसको भी याद करना है। ठीक है। महाराणा प्रताप भी चित्तौड़ के शासक थे। मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में जहांगीर ने मिलाया था। यह काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में किसने मिलाया? जहांगीर के द्वारा मिलाया गया। कई बार क्वेश्चन बन जाता है, जैसे हमने ऊपर से अलग अलग राज्यों के बारे में देखा, आपसे पूछा जाएगा गुजरात किसने मिलाया, कश्मीर किसने मिलाया, बंगाल किसने मिलाया, जौनपुर किसने मिलाया, मेवाड़ किसने मिलाया, इस तरीके से। ठीक है। अब बात करेंगे अगले स्वतंत्र राज्य मारवाड़ के बारे में। मेवाड़ था आधुनिक उदयपुर, मारवाड़ है आधुनिक जोधपुर। ठीक है। मारवाड़ पर राष्ट्रकूटों का वंशज जो थे राठौर, ये यहां पर शासन कर रहे थे। जो मारवाड़ पे शासन कर रहे थे राठौर शासक, इनको राष्ट्रकूटों का वंशज माना जाता है। मारवाड़ के राठौर राजवंश का संस्थापक सिंह को माना जाता है। ठीक है। कौन था यहां का संस्थापक? सिंह। इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण राजा था राव मालदेव। मारवाड़ का सबसे फेमस राजा कौन है? राव मालदेव है। कहीं पर सिर्फ मालदेव लिखा गया है। यह इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण राजा था। ठीक है। और भी राजा यहां पर हुए, जैसे राव चूड़ा करके एक राजा हुए, इसके अलावा राव जोधा राजा हुए जिन्होंने जोधपुर की स्थापना करी, बीका राजा हुए जिन्होंने बीकानेर की स्थापना करी, लेकिन वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है राजा मालदेव। ठीक है। ये इस वंश के, मारवाड़ के सबसे इंपॉर्टेंट राजा थे। परमाणु विस्फोट के लिए जो फेमस है पोखरण, वहां पर जो पोखरण किला है, इसका निर्माण भी इन्हीं राजा के द्वारा करवाया गया था। तो काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ठीक है। जो राजा मालदेव थे और दिल्ली का जो सुल्तान था उस समय, दिल्ली का जो शासक था शेरशाह सूरी, इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है। गिरी सुमेल युद्ध इसको बोला जाता है। देखिए, जब शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित कर दिया था, हुमायूं की मदद करी थी राजा मालदेव ने, तो उस वजह से इन दोनों के बीच में दुश्मनी थी। शेरशाह सूरी इसके ऊपर आक्रमण करता है। गिरी सुमेल का युद्ध होता है 1543 में। यह युद्ध शेरशाह सूरी जीत जाता है, लेकिन उसे इस युद्ध में बहुत सारा नुकसान झेलना पड़ता है। और इसी नुकसान के बाद शेरशाह सूरी एक काफी फेमस स्टेटमेंट कहता है, जो बहुत बार पेपर में आया है। अगर आप कोई भी प्रीवियस ईयर सेट उठाकर देखें, आपको यह क्वेश्चन मिल जाएगा। शेरशाह सूरी कहता है, मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैंने हिंदुस्तान की बादशाहत खो दी थी। ये किसने का कथन है? ये कथन है शेरशाह सूरी का। और किसके बारे में कहा गया? इसी युद्ध के बारे में बोला गया, इसी राजा के बारे में बोला गया। ये वाला स्टेटमेंट आपको बहुत जगह मिलेगा। अगर आप इसके बारे में सर्च भी करेंगे, प्रीवियस ईयर के पेपरों में बहुत बार आता है ये वाला क्वेश्चन। ये स्टेटमेंट किसका है कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैंने हिंदुस्तान की बादशाहत खो दी होती, ये कहा था शेरशाह सूरी ने। ठीक है। तो ये था मारवाड़ का, जो आपको याद करना है। इसके बाद बात करते हैं उड़ीसा स्वतंत्र राज्य के बारे में। मध्यकाल के दौरान उड़ीसा पर 2 राजवंशों ने शासन किया था। एक था उड़ीसा का गंगवंश और एक था सूर्यवंशी गजपति वंश। तो 2 वंश हैं, दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। सबसे पहले उड़ीसा के गंगवंश की बात करेंगे, जिसको पूर्वी गंगवंश भी बोला जाता है। इस वंश का संस्थापक वज्रास्थ था। उड़ीसा में पूर्वी गंगवंश का संस्थापक कौन है? वज्रास्थ था। वास्तविक संस्थापक अनंत वर्मन चोड़गंग को बोला जाता है। कहीं पर अनंत वर्मन सिर्फ चोड़ है। ठीक है। गंग वंश का है, इसीलिए साथ में गंग लगा हुआ है। तो उड़ीसा में गंग वंश का संस्थापक वज्रास्थ, वास्तविक संस्थापक अनंत वर्मन चोड़ आपको याद करना है।
इसी अनंत वर्मन चोड़ के द्वारा उड़ीसा का जो फेमस मंदिर है जगन्नाथ मंदिर, इसका निर्माण करवाया गया है। तो जगन्नाथ मंदिर कितना फेमस है आप सभी जानते हैं, पुरी में स्थित है उड़ीसा के, और इस मंदिर का निर्माण अनंत वर्मन चोड़ के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, इसके बाद राजा बनते हैं नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम इस वंश के सबसे प्रतापी राजा थे। जो जगन्नाथ मंदिर का निर्माण अनंत वर्मन चोड़ ने करवाया, उसके निर्माण को पूरा करवाने का काम नरसिंह वर्मन प्रथम ने किया, और इन्हीं नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा जो आपका कोणार्क सूर्य मंदिर है, इसका निर्माण भी करवाया गया। तो कोणार्क सूर्य मंदिर भी काफी फेमस है, उड़ीसा में आपके स्थित है। इसका निर्माण भी किसने करवाया? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। और जगन्नाथ मंदिर का निर्माण पूरा भी इसी ने करवाया। तो इन दोनों क्वेश्चन को आपने यहां पर याद करना है। ज्यादातर आपसे कोणार्क सूर्य मंदिर के बारे में पूछा जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं कोणार्क सूर्य मंदिर के बारे में, इनको देख लेते हैं। मंदिर का निर्माणकर्ता नरसिंह देव वर्मन प्रथम को माना जाता है। इस मंदिर का स्थापत्यकार सदाशिव सामंतराय था, इसका नाम भी याद करेंगे। यह मंदिर रथ के आकार का है। इसमें 12 पहिए लगे गए हैं, जो 12 विशालकाय पहिए हैं वो इसमें लगे हुए हैं। रथ को 7 घोड़े खींच रहे हैं, ऐसा यहां पर बनाया गया है। इस मंदिर में काले पत्थरों का उपयोग किया गया है। जो कोणार्क सूर्य मंदिर है, इसको बनाने में काले पत्थरों का उपयोग किया गया है, इसीलिए इसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जानते हैं। अगर आप देखेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में क्वेश्चन बना है इनमें से किसे ब्लैक पैगोडा कहते हैं, तो ब्लैक पैगोडा भी कोणार्क सूर्य मंदिर को बोला जाता है। ठीक है, 1984 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट सूची में शामिल किया था, यानी कि जो विश्व विरासत स्थल है इसे 1984 में घोषित किया गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे कोणार्क सूर्य मंदिर को लेकर के। वापस आते हैं, नरसिंह वर्मन प्रथम की बात करते हैं। इनके दरबार में एक फेमस साहित्यकार था जिसका नाम था विद्याधर। वो इन्हीं के दरबार में रहते थे। विद्याधर ने अलंकार शास्त्र पर एकावली नामक संस्कृत ग्रंथ की रचना करी, और विद्याधर ने ही नरसिंह वर्मन प्रथम को हम्मीर मदमर्दन की उपाधि भी प्रदान करी। तो ये उपाधि भी किसकी है? नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम कौन है? गंग वंश के सबसे प्रतापी राजा, कोणार्क सूर्य मंदिर के संस्थापक। ठीक है, इसके बाद उड़ीसा में जो दूसरा राजवंश था वो था सूर्यवंशी गजपति वंश। इस गजपति वंश का संस्थापक था कपिलेंद्र। इनकी राजधानी कटक में थी। इसने, जो कपिलेंद्र था, इसने बंगाल के सुल्तान नसरुद्दीन को पराजित किया और गोडेश्वर यानी बंगाल के अधिपति की उपाधि धारण करी। सीधा क्वेश्चन आएगा, गोडेश्वर यानी बंगाल के अधिपति की उपाधि किस शासक ने धारण करी थी? आप बताएंगे कपिलेंद्र ने करी थी। इसी कपिलेंद्र के द्वारा बीदर, जो कि बहमनी साम्राज्य में शामिल था, बहमनी शासकों को, बीदर के बहमनी शासकों को यहां पर पराजित किया और तेलंगाना के आसपास के क्षेत्रों पर इन्होंने कब्जा किया। इस वंश का अंतिम राजा कखरुआ को माना जाता है, तो इसका नाम भी आपने यहां पर याद करना है। तो उड़ीसा के आपके 2 इंपॉर्टेंट वंश थे, यहां पर केवल आपको कपिलेंद्र का नाम याद करना है और साथ में ये वाला पॉइंट आपको याद होना चाहिए। बाकी हमने उड़ीसा का जो पहला वंश था उसके बारे में भी यहां पर बात करी। यहां पर भी आपके काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारी सीरीज है जीके की डीप क्लासेस। आज हमने मध्यकाल में जो स्वतंत्र राज्य बने उनके बारे में यहां पर बात करी। काफी इंपॉर्टेंट ये सारे राज्य थे, काफी छोटे छोटे और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने यहां पर कवर किए। आज की वीडियो में हमने उत्तर भारत के प्रमुख स्वतंत्र राज्यों के बारे में बात करी। इन सब के बारे में डिटेल क्लासेस हमने देखा, सारे फैक्टों को देखा, अलग अलग किताबों के मिक्सचर को कवर किया। अगली क्लास में हम दक्षिण भारत के जो स्वतंत्र राज्य हैं आपके, विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य, इन दोनों के बारे में डिटेल में कवर कर जाएंगे। इन दोनों को लेकर भी आपसे क्वेश्चन बनते हैं। दक्षिण भारत के आपके यही 2 स्वतंत्र राज्य हैं जो मध्यकाल के दौरान आजाद हुए थे। तो इन दोनों के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, कंटेंट आपको यहां पर पसंद आया होगा। बिल्कुल टू द पॉइंट्स में मैंने यहां पर बनाया था और इन सभी राज्यों को लेकर क्वेश्चन बनते रहते हैं। किसको किसने विलय किया, किसको किसने स्थापित किया, सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।